नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल में। यहाँ पर हम लोगों ने सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर से एक नए टॉपिक को लिया है, जो कि है फेजर डायग्राम और वेक्टर डायग्राम ऑफ सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर। आप लोग इस टॉपिक को समझने से पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सिंगल फेस ट्रांसफार्मर से फेजर डायग्राम और वेक्टर डायग्राम ऑफ सिंगल फेस ट्रांसफार्मर फॉर डिफरेंट लोड इसके वीडियो को पूरा देखें, जिसका लिंक मैंने आप लोगों के लिए ऊपर आई बटन पर शेयर किया है, जिससे आप लोगों को फेजर डायग्राम और वेक्टर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जान पाएंगे, जिसका यूज करके हम लोग यहाँ पर आगे सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम और वेक्टर डायग्राम ऑफ सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर को कंप्लीट करेंगे। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को भी देखें, जिससे आप लोगों को यूनिवर्सिटी लेवल और कंपटीशन लेवल एग्जाम की बहुत सारी जानकारी मिल पाएगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि है फेजर डायग्राम और वेक्टर डायग्राम ऑफ सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर। अब हम लोग यहाँ पर आगे सिंगल फेस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ कर लेंगे, और उस इक्विवेलेंट सर्किट पर देखेंगे कि सिंगल फेस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के फेजर और वेक्टर डायग्राम के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को लेना होगा ऑटो ट्रांसफार्मर के कॉमन वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग पर, जिसका यूज करके अब हम लोग इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम और वेक्टर डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि हम लोगों ने स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम के लिए इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के डायग्राम पर हम लोगों ने कौन कौन से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को लिया है। तो इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी या हाई वोल्टेज साइड पर हम लोगों ने वोल्टेज के वैल्यू को कितना लिया है, VH या V1, और करंट के वैल्यू को कितना लिया है, IH या I1। और इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज साइड पर हम लोगों ने वोल्टेज के वैल्यू को कितना लिया है, VL या V2, और करंट के वैल्यू को कितना लिया है, IL या I2। और हम लोग इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के डायग्राम पर देख पाएंगे कि सीरीज वाइंडिंग AB पर हम लोगों ने EMF के वैल्यू को कितना लिया है, E1, और इस कॉमन वाइंडिंग BC पर हम लोगों ने EMF के वैल्यू को कितना लिया है, E2। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के डायग्राम पे देखेंगे कि सीरीज वाइंडिंग AB और कॉमन वाइंडिंग BC पर करंट के वैल्यू को कितना लेना होगा। तो इस डायग्राम पर देख पाएंगे कि सीरीज वाइंडिंग AB हाई वोल्टेज के साथ कैसे कनेक्ट है, सीरीज पर, जिस कारण से अब हम लोग इस सीरीज वाइंडिंग AB पर करंट के वैल्यू को कितना ले पाएंगे, IH या I1। और जब हम लोग इस कॉमन वाइंडिंग BC के लिए करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को इस पॉइंट B पर किरचॉफ करंट लॉ का यूज करना होगा। और जब हम लोग इस पॉइंट B पर किरचॉफ करंट लॉ का यूज करेंगे तो हम लोगों को इस कॉमन वाइंडिंग BC पर करंट का वैल्यू कितना मिलेगा। तो यहां पर करंट के वैल्यू को हम लोग लिख पाएंगे I2 माइनस I1। अब हम लोग यहां पर आगे समझेंगे कि इस ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए कॉमन वाइंडिंग BC का करंट कितना है, I2 माइनस I1, उसका डायरेक्शन कैसे होना चाहिए। तो इस कॉमन वाइंडिंग BC का करंट I2 माइनस I1 का जो डायरेक्शन होता है वो इस सीरीज वाइंडिंग AB के करंट I1 के अपोजिट डायरेक्शन पे होता है, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर के वर्किंग के लिए सीरीज वाइंडिंग AB का जो MMF है वो इस कॉमन वाइंडिंग BC के MMF के इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, जिस कारण से इस सीरीज वाइंडिंग AB का करंट इस कॉमन वाइंडिंग BC के करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। अब हम लोग इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के डायग्राम पर ऑटो ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स के कारण होने वाले इस कॉमन वाइंडिंग BC और इस सीरीज वाइंडिंग AB पर लीकेज फ्लक्स के कारण होने वाले लीकेज रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस के वैल्यू को एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग इस सीरीज वाइंडिंग AB पर लीकेज, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के वैल्यू को कितना ले पाएंगे, तो लिखेंगे R1 और X1। और इस कॉमन वाइंडिंग BC पर या उसके लिए अब हम लोग रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के वैल्यू को कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे रेजिस्टेंस R2 और रिएक्टेंस X2। और हम लोगों को इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के डायग्राम पे ध्यान रखना होगा कि जब हम लोग इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर को नॉर्मल सिंगल फेस या 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह कंसीडर करेंगे तो इस वाइंडिंग AB पोर्शन को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की तरह लेना होगा, और इस कॉमन वाइंडिंग BC को ट्रांसफार्मर की
सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह लेना होगा। तो जिस कारण से कई बुक में इस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के वैल्यू को ऑटो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस कहा जाता है और इस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने एज्यूम किया है उसको ध्यान रखते हुए पहले कॉमन वाइंडिंग बीसी के लिए केवीएल इक्वेशन को लिखेंगे, फिर इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी वोल्टेज या हाई वोल्टेज V1 के लिए केवीएल इक्वेशन को लिखेंगे, जिसके हेल्प से हम लोग स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम और वेक्टर डायग्राम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो जब हम लोग इस कॉमन वाइंडिंग BC के लिए केवीएल इक्वेशन को लिखेंगे तो ध्यान रखना होगा कि यह जो कॉमन वाइंडिंग BC का EMF E2 है वह वोल्टेज ड्रॉप कौन कौन से वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल होगा। तो यह जो EMF E2 है वह इस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के कारण होने वाले वोल्टेज ड्रॉप और इस लोड पर मिलने वाले वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल होगा, जिसके कारण से अब हम लोग इस कॉमन वाइंडिंग BC के लिए केवीएल इक्वेशन कितना लिख पाएंगे। तो लिखेंगे EMF E2 इज इक्वल टू, इस वाइंडिंग पर हम लोगों को करंट का वैल्यू कितना लेना है I2 माइनस I1 और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के वैल्यू को कितना लेना है R2 और X2। तो इसके कारण अब हम लोग यहाँ पर ड्रॉप को कितना लिख पाएंगे। तो लिखेंगे वोल्टेज ड्रॉप को I2 माइनस I1 और इस पर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा R2 प्लस JX2 और इस वोल्टेज ड्रॉप पर हम लोगों को सम करना होगा लोड के अक्रॉस वोल्टेज को, जो कि कितना है V2। तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉमन वाइंडिंग BC के लिए केवीएल इक्वेशन को लिखा। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए हाई वोल्टेज साइड के वोल्टेज VH या V1 के लिए वोल्टेज ड्रॉप के इक्वेशन को लिखेंगे। तो यह जो वोल्टेज V1 होगा वो कौन कौन से ड्रॉप के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के डायग्राम पर देख पाएंगे कि हम लोगों ने सीरीज वाइंडिंग AB पर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के वैल्यू को कितना लिया है R1 और X1। तो इन दोनों के कारण होने वाले वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ पर जो हम लोगों ने सीरीज वाइंडिंग AB के लिए क्या लिया है EMF E1 और इस रेजिस्टेंस R2 और X2 के कारण होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को लेना होगा जब हम लोग इस प्राइमरी साइड वोल्टेज V1 के लिए केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख पाएंगे वोल्टेज V1 इज इक्वल टू, तो पहले अब हम लोग इस सीरीज वाइंडिंग AB के EMF को लिखेंगे जो कि कितना है E1 और हम लोगों को इसमें सम करना होगा इस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के कारण होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को। तो हम लोगों ने इस AB पोर्शन पर करंट के वैल्यू को कितना लिया है I1। तो I1 और R1 और X1 की हेल्प से वोल्टेज ड्रॉप को अब हम लोग कितना लिख पाएंगे। तो लिखेंगे I1 इंटू R1 प्लस JX1। और जैसा कि हम लोग इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के डायग्राम पर जानते हैं कि जो पोर्शन AB पे करंट I1 का डायरेक्शन होगा वो पोर्शन BC के करंट I2 माइनस I1 के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, जिस कारण से जब हम लोग इस V1 पर I2 माइनस I1 और R2 X2 के कारण होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को लिखेंगे तो उस वोल्टेज ड्रॉप को हम लोगों को इस इक्वेशन पर माइनस करके लिखना होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख पाएंगे I2 माइनस I1 और R2 X2 के कारण होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को। तो लिखेंगे I2 माइनस I1 इंटू R2 प्लस JX2। और जब हम लोग इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम को कंप्लीट करेंगे तो हम लोगों को इन दोनों इक्वेशन को ध्यान रखना होगा, जिसके हेल्प से इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम को कंप्लीट कर पाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम और वेक्टर डायग्राम के लिए इस सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर के कॉमन वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग के लिए फ्लक्स के वैल्यू को ड्रॉ कर लेंगे, जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर के सीरीज वाइंडिंग और कॉमन वाइंडिंग पर क्या होगा कॉमन। और हम लोग इस पर क्या लिखेंगे फ्लक्स फाई। अब हम लोग इस फेजर डायग्राम पर सीरीज वाइंडिंग के EMF E1 को ड्रॉ करेंगे, जो कि फ्लक्स फाई से कितना डिग्री से लैग करेगा 90 डिग्री से। अगर आप लोग इसके बारे में समझना चाहते हैं तो आप लोग मेरे YouTube चैनल के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्लेलिस्ट से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और नो लोड कंडीशन के वीडियो पर इसे देखकर समझ सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे सीरीज वाइंडिंग के EMF E1 को इस फ्लक्स फाई से 90 डिग्री लैग करते हुए ड्रॉ कर लेंगे और हम लोग इस पर 90 डिग्री लेते हुए EMF E1 को ड्रॉ कर लिया और इस पर हम लोग क्या लिखेंगे E1। अब हम लोग इस फेजर डायग्राम पर सीरीज वाइंडिंग के इंड्यूस्ड EMF E1 के अपोजिट डायरेक्शन को ड्रॉ करेंगे, जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर के नो लोड कंडीशन पर सप्लाई वोल्टेज V1 डैश के इक्वल होगा। यहाँ पर अब हम लोगों ने इस EMF E1 के अपोजिट डायरेक्शन को ड्रॉ किया और यह जो EMF
माइनस E1 होगा वो ट्रांसफार्मर के नो लोड कंडीशन के सप्लाई वोल्टेज V1 डेज के क्या होगा, इक्वल। अब हम लोग इस फेजर डायग्राम पर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के करंट या सीरीज वाइंडिंग के करंट I1 को ड्रॉ करेंगे, जो कि नो लोड कंडीशन पर सप्लाई वोल्टेज V1 डेज से कुछ एंगल से लैग करेगा। अगर आप लोग इसके बारे में और समझना चाहते हैं तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कंडीशन के वीडियो को देखें। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस V1 डेज से कुछ एंगल से लैग करते हुए ट्रांसफार्मर के या ऑटो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के करंट I1 को ड्रॉ किया। अब हम लोग इस फेजर डायग्राम पर आगे लो वोल्टेज वाइंडिंग के करंट I2 को ड्रॉ करेंगे, जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग करंट I1 से फेस अपोजिशन पर होगा या 180 डिग्री अपोजिट होगा। और अगर आप लोग इसके बारे में समझना चाहते हैं कि यह किस प्रकार से होता है तो आप लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्लेलिस्ट से ट्रांसफार्मर और नो लोड कंडीशन के वीडियो को पूरा देखें, जहां पर आप लोगों को इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी मिल पाएगी। यहाँ पर अब हम लोग I1 से 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन पर लो वोल्टेज वाइंडिंग के करंट I2 को यहां पर अब हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब हम लोग इस फेजर डायग्राम पर कॉमन वाइंडिंग के करंट I2 माइनस I1 को ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि हम लोग ट्रांसफार्मर में जानते हैं कि कांस्टेंट पावर के लिए वोल्टेज का करंट के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पर हम लोगों ने फेजर डायग्राम के लिए कौन से ट्रांसफार्मर को लिया है, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो जैसा कि यहाँ पर अब हम लोग समझ पाएंगे कि जो स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज वाइंडिंग पर करंट का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा, किसके कंपैरिजन पे, प्राइमरी या हाई वोल्टेज वाइंडिंग के कंपैरिजन पे, जिसके कारण से यह जो I2 का वैल्यू होगा I1 से क्या होगा, ज्यादा। तो जब हम लोग I2 माइनस I1 को ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को कौन से डायरेक्शन पे लेना होगा, I2 के ही डायरेक्शन पर। अब हम लोग यहाँ पर किसको ले पाएंगे, I2 माइनस I1 को। अब हम लोग इस फेजर डायग्राम पर सेकेंडरी साइड के वोल्टेज या लो वोल्टेज वाइंडिंग के वोल्टेज V2 को ड्रॉ करेंगे। तो अब हम लोग इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर में एज्यूम कर लेंगे कि हमारा जो लोड है वो कैसा है, इंडक्टिव। तो इंडक्टिव लोड पर जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो करंट से क्या करता है, कुछ एंगल से लीड करता है। तो इस बातों का ध्यान रखते हुए अब हम लोग यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज वाइंडिंग साइड के वोल्टेज V2 को I2 से कुछ एंगल लीड करते हुए ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने I2 से कुछ एंगल लीड करते हुए ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज वाइंडिंग के वोल्टेज V2 को ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि I2 और V2 के बीच का एंगल कितना है, θ2। अब हम लोग इस ऊपर वाले EMF इक्वेशन पर देख पाएंगे कि जब हम लोग ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज वाइंडिंग V2 पर लीकेज रिएक्टेंस R2 और X2 के कारण होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, EMF E2। तो अब हम लोग यहाँ पर इस फेजर डायग्राम पर वोल्टेज V2 पर रेजिस्टेंस R2 और JX2 के कारण होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को फेजर डायग्राम पर ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग इस फेजर डायग्राम पर वोल्टेज V2 पर रेजिस्टेंस R2 के कारण होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के फेजर को ड्रॉ करेंगे। तो रेजिस्टेंस R2 के साथ कौन सा करंट है, I2 माइनस I1। तो रेजिस्टेंस R2 पर जो होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है उसको जब हम लोग इस वोल्टेज V2 पर ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को I2 माइनस I1 के पैरेलल पे ड्रॉ करना होगा। तो हम लोग इस पर कितना लिख पाएंगे, लिखेंगे I2 माइनस I1 इंटू R2। अब हम लोग इस फेजर डायग्राम पर लीकेज रिएक्टेंस X2 के कारण होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्योर इंडक्टेंस या रिएक्टेंस के केस में जो वोल्टेज होता है वो करंट से क्या करता है, 90 डिग्री से लीड। तो जब हम लोग इस लीकेज रिएक्टेंस X2 के कारण होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे I2 माइनस I1 से 90 डिग्री लीड करते हुए अब हम लोग यहाँ पर रिएक्टेंस X2 के कारण होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा I2 माइनस I1 इंटू X2। यहाँ पर जो हम लोगों ने रेफरेंस के लिए इंड्यूस्ड EMF E1 को ड्रॉ किया है उसको क्या करना होगा, आगे बढ़ाना होगा। और यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना होगा, EMF E1। और इस EMF E1 वाले लाइन को जो I2 माइनस I1 इंटू X2 वाले लाइन ने कट किया है उसको हम लोगों को अब क्या लेना होगा, इंड्यूस्ड EMF E2। क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के कॉमन वाइंडिंग के लिए वोल्टेज इक्वेशन पर देखा है कि वोल्टेज V2 के कारण जो ड्रॉप है
I2 माइनस I1 इंटू R2 के ड्रॉप है और I2 माइनस I1 इंटू X2 के ड्रॉप के सभी सम किसके इक्वल पे होता है, EMF E2। यहाँ पर जो हम लोगों ने रेफरेंस के लिए इंड्यूस्ड EMF E1 को लिया था उसको अब हम लोग क्या कर देंगे, कट, क्योंकि स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर में EMF E1 का वैल्यू E2 से क्या होगा, ज्यादा। अब हम लोग इस फेजर डायग्राम को ऑटो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड के लिए भी कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख पाएंगे कि प्राइमरी साइड का या हाई वोल्टेज साइड का जो V1 है वो कौन कौन से ड्रॉप के सम के इक्वल है, E1 प्लस I1 R1 प्लस JX1। और हम लोगों को इस सम पे किसको माइनस करना होगा, I2 माइनस I1 और R2 X2 के कारण होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को। जैसा कि हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर में जानते हैं कि जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो अप्लाइड वोल्टेज को क्या करता है, अपोज, जिस कारण से अब हम लोग इस EMF E1 पर कैसा साइन ले पाएंगे, माइनस। हम लोग इन बातों का ध्यान रखते हुए इस सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी या हाई वोल्टेज साइड पर फेजर डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग इस माइनस E1 पर रेजिस्टेंस R1 और I1 के कारण होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस के केस में जो होने वाला उसका वोल्टेज ड्रॉप है उस करंट के क्या होता है, सेम फेस में। तो I1 R1 के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I1 के क्या होगा, सेम फेस में। तो अब हम लोग यहाँ पर I1 से पैरेलल इस माइनस E1 पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हम लोग इस पर कितना लिखेंगे, लिखेंगे I1 इंटू R1। अब हम लोग इस फेजर डायग्राम पर रिएक्टेंस X1 के कारण होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्योर इंडक्टेंस या रिएक्टेंस के केस में उसका वोल्टेज करंट से क्या करता है, 90 डिग्री से लीड, जिस कारण से जब हम लोग I1 X1 को ड्रॉ करेंगे तो करंट I1 से 90 डिग्री लीड करते हुए अब हम लोग यहाँ पर आगे I1 X1 को ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर अब हम लोग कितना लिख पाएंगे, I1 X1। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी या हाई वोल्टेज साइड के इक्वेशन पर देखेंगे कि V1 वाले इक्वेशन पर अब हम लोगों को इस माइनस E1 प्लस I1 R1 JX1 पर किसको माइनस करना होगा, I2 माइनस I1 प्लस R2 JX2 को। तो अब हम लोग इस फेजर डायग्राम पर I2 माइनस I1 और R2 JX2 वाले पोर्शन को भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस फेजर डायग्राम पर I2 माइनस I1 इंटू R2 के फेजर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। कहां पर से, इस वाले पॉइंट से। तो जैसा कि जानते हैं कि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट क्या होता है, सेम फेज। तो रेजिस्टेंस R2 पर कौन सा करंट है, I2 माइनस I1। तो इस I2 माइनस I1 से पैरेलल अब हम लोग इस पॉइंट से I2 माइनस I1 इंटू R2 के ड्रॉप को ड्रॉ कर लेंगे और हम लोग इस पर कितना लिख पाएंगे, लिखेंगे I2 माइनस I1 इंटू R2। अब हम लोग इस फेजर डायग्राम पर आगे रिएक्टेंस X2 और करंट I2 माइनस I1 के कारण होने वाले ड्रॉप को ड्रॉ करेंगे। तो इस फेजर डायग्राम पर अब हम लोग 90 डिग्री लीड करते हुए I2 माइनस I1 इंटू X2 के ड्रॉप को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इंडक्टेंस के केस में जो उसका वोल्टेज होता है उसके करंट से क्या करता है, 90 डिग्री से लीड। तो अब हम लोग इस पॉइंट से 90 डिग्री लीड करते हुए यहाँ पर हम लोगों ने I2 माइनस I1 इंटू X2 के ड्रॉप को कंप्लीट किया। जैसा कि अब हम लोग इस सेकंड वाले केवीएल इक्वेशन पर देख पाएंगे कि ये जो सभी ड्रॉप है वो किसके सम के इक्वल पे होगा, प्राइमरी या हाई वोल्टेज साइड पर अप्लाइड वोल्टेज V1 के। अब हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या कर देंगे, ज्वाइंट, और इसका वैल्यू किसके इक्वल पे होगा, और इसके वैल्यू को लिखेंगे V1। इसी के साथ ही हम लोगों ने स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम को कंप्लीट किया। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।